अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे दो बड़े प्लेयर्स की जो कि मशरिक़ वुस्ता में अपना अमल दखल जो है वो रखते हैं और अपना असर व रसूख भी रखते हैं। और जिस तरह के हालात व वाक़यात तब्दील हो रहे हैं, ऐसे में इनका साथ होना ज़रूरी है। तो वो मामलात जिनके ऊपर इनके आपस में इशू चल रहे थे, उनको किस तरह से ये डील कर रहे हैं और मेन जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज खास तौर पर बात करेंगे रशिया और तुर्की के आपस के ताल्लुकात की और उन तीन बड़े फ्लैश पॉइंट्स की बात करेंगे जिनके ऊपर इनके आपस में मसले मसाइल पास्ट में रहे, माजी में इनके मसले रहे और किस तरह से उन मसलों को एक तो कम किया जा रहा है या उनको ऐसे कह लें कि उस सतह पर लेकर आने की कोशिश की जा रही है जहां पर जो बिगर चैलेंजेस हैं या दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए और जो मसले हैं उनके ऊपर इत्तिफाक राय कायम किया जाए। तुर्की के और रशिया की जब बात की जाती है तो सबसे बड़ा मसला जो कि हाल ही में सारी दुनिया ने भी देखा वो था नगोर्नो काराबाख का जो इलाका था, उसके ऊपर आज़रबाईजान का क्लेम था लेकिन कब्जा था आर्मीनिया का। ऐसे में लग ये रहा था कि ये दोनों ममालिक जो हैं इसमें एक दूसरे के आमने सामने होंगे और ये जो दो छोटे मुल्कों की जंग है ये बड़े मुल्कों की जंग में तब्दील हो सकती है। इससे पहले कि इसकी डिटेल में मैं जाऊं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस वक्त आलमी सतह पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। आलमी सतह पर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें सबसे पहले चाइना है जो कि लीड कर रहा है, चाइना के साथ रशिया है जो कि उसका हमसाया भी है और चाइना बहुत क्लोज है पाकिस्तान के और सी पैक की अहमियत की वजह से और दीगर मामलात में भारत के इशू को लेकर। तो ये इन दिनों में और बल्कि गुज़श्ता सालों में बहुत करीब आए हैं। तो पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के तुर्की के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं और इसके अलावा अब जो है रशिया और तुर्की जो कि आपस में ये दोनों एक नेचुरल किस्म का अलायंस बन रहा है। तो रशिया और तुर्की वो वाहिद मुल्क हैं, दो मुल्क हैं जिनके आपस में मसले मसाइल भी थे। तो ऐसे में जब आपने एक पेज पर आना है, साथ मिलकर चलना है, तो आपके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में इतना कुछ होने के बावजूद ये दोनों मुल्क जो हैं आपस में आमने सामने नहीं आए। पास्ट में अभी तकरीबन 1 या 2 महीने पहले एक तैयारा नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर था जो कि रशिया का था जिसको मार गिराया था तुर्की ने। लेकिन इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद इसके ऊपर उस तरह एस्केलेशन देखने को नहीं मिली थी। तो अब पॉइंट के ऊपर आते हैं कि नागोर्नो काराबाख के इलाके में ये दोनों ममालिक जो हैं किस तरह एक हाई टेंशन में थे और आपस में इनके मामलात ख़राब हो सकते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी गुडविल है और ये चाहते हैं कि अपने वो मामलात जिनके ऊपर आपस में मसले हैं उनको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए, उनको हल किया जाए। तो नागोर्नो काराबाख के मामले के ऊपर आर्मीनिया की सपोर्ट रशिया कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ तुर्की फुल सपोर्ट दे रहा था आज़रबाईजान को और इवन के असलहे की सप्लाई से लेकर ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहा था रशिया। अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक भी होनी चाहिए, लेकिन जो खित्ते में अपनी एक असर व रसूख की जंग है उससे भी कोई दस्तबरदार नहीं होना चाहता। यही वजह है कि जब ये मामला हल हुआ, ये जंग ख़त्म हुई, तो वो इलाके जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था या जो फ्लैश पॉइंट थे वहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है पीस कीपर्स की वो शुरू कर दी गई और एग्रीमेंट किया गया जिसमें फर्स्ट बैच जो है तुर्की की जानिब से वो अभी तक डिप्लॉय किया जा चुका है और तमाम तर वो इलाका जहाँ पर मामलात ख़राब हो सकते हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, वहाँ पर ये जो है मुश्तरका पेट्रोलिंग होगी और तकरीबन 5 साल के अरसे के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। ये वो इलाका था जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मामलात ख़राब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ममालिक ने होशमंदी के साथ चीज़ों को डील किया और जब पता लगा कि अब मामलात जो हैं वो आर्मीनिया के हाथ से जा चुके हैं तो रशिया ने भी एक पीस डील ब्रोक करने में देर नहीं लगाई और ख़ास तौर पर आज़रबाईजान का मुतालबा था कि तुर्की जो है उसको इसमें लाजमी शामिल किया जाए। तो उसके फौरी बाद जब ये मुआहदा किया गया तो 40 लोगों से ज़ायद का वफ्द रशिया से तुर्की पहुंचता है और तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। मतलब कि एक वो फ्लैश पॉइंट जहां पर ये दोनों ममालिक आमने सामने आ सकते थे वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि शाम के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं।
वहाँ पर जहाँ तुर्की जो शामी कुर्द हैं उनके खिलाफ जो है अपनी जंग लड़ रहा है, और ख़ास तौर पर YPG के खिलाफ जो उसका एक पूरा ड्राइव है और उसको अमेरिका भी बैक करता है। तो एक तरफ तो तुर्की है, लेकिन दूसरी तरफ इनके सपोर्ट के लिए जो ऐसे कह लें कि वहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो अपोजिट ग्रुप हैं, उनको ये दोनों ममालिक सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो बढ़ती रही और सैकड़ों के हिसाब से हलाकतें भी हुई, और आए दिन देखने को मिलता रहा कि किस तरह से जो कॉन्वॉय हैं या जिस तरह से इनके वफ्द वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ऊपर अगर तुर्की के बैक करदा वहाँ पर मलेशिया थे तो वो रशिया के जो वहाँ पर फोर्सेस थे उन पर हमला कर देते थे, और रशिया के बैक करदा बराह रास्त तो नहीं, लेकिन यह है कि इनके जो ग्रुप्स थे जिनको एक दूसरे को ये बैक कर रहे थे, ये एक दूसरे पर हमले करते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि 2018 में एक डील ब्रोक की गई जिसमें इदलीब का जो इलाका है, जो ज़िला है, उसमें जो M4 मोटरवे है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर है, तो उसका तमाम तर इलाका जो है उसके ऊपर सीज फायर किया गया, और इनकी जानिब से दोनों ममालिक ने, रशिया और साथ में तुर्की की जानिब से एक डील ब्रोक की गई जिसमें अब वहाँ पर मुश्तरका पेट्रोलिंग होती है। मतलब कि ये दो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त रशिया और तुर्की पेट्रोलिंग जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, नगोर्नो काराबाख का इलाका और साथ में M4 का इलाका शाम के अंदर, जहां पर ये इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो था, और इसको इन्होंने मिनिमाइज किया है और अब उस लेवल पर लेकर आ चुके हैं जहां पर ये फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहते। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है जहां पर इनके आपस में मसले मसाइल थे वो था लीबिया का इलाका। लीबिया मुल्क के अंदर इनका इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ ये वहाँ पर जंग कह लें कि असर रसूख की जंग थी, वो चल रही थी। अब वहाँ पर तुर्की जो है, तुर्की का इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा है लीबिया के अंदर। तुर्की बिल्कुल जिस तरह ऐसे कह लें कि मैप के ऊपर अगर आप देखें, जिस तरह UAE और ईरान आमने सामने हैं, इसी तरह, और बीच में समंदर है, इसी तरह तुर्की और लीबिया आमने सामने है और बीच में इनके समंदर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनके इख्तिलाफात नहीं बल्कि इत्तिफाक़े राय है। मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो वहाँ पर भी, जहाँ पर दीगर इज़राइल, फ़लस्तीन और इजिप्ट, इसके अलावा ग्रीस, साइप्रस, ये तमाम तर ममालिक एक पेज पर हैं। तो इसके अलावा वाहिद लीबिया वो मुल्क है जिसके साथ तुर्की के मुआहदे हैं, और एक्सप्लोरेशन को लेकर इन्होंने आपस में मुआहदे किए हैं, और आपसी जो एरिया इनका बनता है उसमें ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। मतलब कि और वहाँ पर जो इनकी हुकूमत है और ये वहाँ के जो रूलर हैं खलीफा हफ्ता, उनके साथ जो है इनके मामलात अच्छे हैं और उनकी सपोर्ट की जाती है तुर्की की जानिब से, और वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनकी सपोर्ट करते हैं ये वहाँ पर। और साथ में जो अपोजिंग फोर्सेस हैं और वहाँ पर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कह लें या मलेशिया हैं, उनको वहाँ पर रशिया सपोर्ट करता है। तो इधर भी एक इत्तिफाक़े राय कायम किया गया है कि वहाँ पर फर्दर जो है मामलात को एस्केलेट नहीं किया जाएगा। अब इस तमाम तर चीज़ों का, इन तमाम तर इक़दामात का मकसद ये है कि आपसी जो इशू हैं, जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो कि जनूबी एशिया की बात करें तो भारत और अमेरिका, इसके अलावा क्वाड के अंदर जो ममालिक हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक को इनका जो एजेंडा है उसको काउंटर करने के लिए ये तमाम ममालिक जो हैं एक पेज पर हों। तो इस खित्ते में जब ये ब्लॉक जो है ये मज़ीद फर्दर स्ट्रेंथन होगा, इनके मफादात जो हैं वो मज़ीद एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो ये एक पावरफुल अलायंस होगा जो कि एक इस खित्ते में अपना एक नाम बनाएगा, इस खित्ते में अपनी जो डोमिनेंस है उसको इंक्रीज़ करेगा। बल्कि इसके साथ साथ जितना ये स्टेमिना इनका है या जितने ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हेंस करके ये पूरी दुनिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये 3 से 4 ममालिक मिलकर। तो बस ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये चीज़ें जो हैं क्या ये फर्दर एस्केलेट होती हैं, रशिया और तुर्की अपने मामलात जो हैं उनको हल कर पाते हैं, मुकम्मल जो है वो एस्केलेशन जो है उसको ख़त्म कर पाते हैं, या फिर आने वाले वक्त में ये चीज़ें मज़ीद फर्दर जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाती हैं। तो इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर हमारी नज़र है और उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।